तो यूक्रेन ने रूस में 3 बड़े हमले किए, लेकिन इसका बदला रूस ने 300 से अधिक हमलों से करने की योजना बनाई है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन आने वाले वक्त में और बड़ी तबाही झेलने को तैयार रहे। कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन के कई बड़े शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। यूक्रेन सेना की कमजोरी और लाचारी को परखने के बाद रूस ने एक बार फिर कीव पर कब्जे के मिशन की शुरुआत कर दी है। पानी के रास्ते कीव पर बड़े प्रहार की तैयारी। मिसाइलों की गिनती मुश्किल हो रही। रूस के टारगेट को समझना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन के लिए हालात संभालना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि रोस्तोव की ये आग, कुर्स्क के ये धमाके और कजान से भी खतरनाक हमला करना पुतिन का मकसद है। रूस के इन हमलों के बीच जो नई रणनीति सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि अब सिर्फ कीव भस्म नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन की राजधानी रूसी सेना के कब्जे में होगी। प्रतिशोध की आग में कीव लगातार 2 दिन झुलसता रहा, लेकिन अब कीव की ओर बढ़ने वाले हैं मरीन कमांडो। रूस के ऐसे लड़ाके जो स्पीड बोट से हमला करते हैं। जो पानी के भीतर से आकर अचानक गुरिल्ला प्रहार करते हैं। यह हमला कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस के 2000 कमांडो एक विशेष मिशन के लिए जमा हुए हैं। 300 स्पीड बोट का काफला भी तैयार किया गया। इस बार कीव पर हमले का रूट निप्रो नदी से होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज का यह मिशन खेरसोन से शुरू हो सकता है, क्योंकि खेरसोन में यूक्रेनी मोर्चा बेहद कमजोर है और रूस की सेना की यहां बड़ी तैनाती है। कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार के बाद अब यूक्रेनी सेना खुद को संभालने में जुटी। यूक्रेन के 12 से अधिक शहरों पर 100 मिसाइल और 150 ड्रोन से हमला किया गया। रूस के इस ताबड़तोड़ हमले की वजह सिर्फ प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक बड़ा मिशन है, जिसके जरिए युद्ध को 20 जनवरी से पहले अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसी मकसद से पुतिन ने एक बार फिर निप्रो प्लान को एक्टिव किया। रूस एक तरफ यूक्रेन को निप्रो तक समेटने के मिशन पर है, तो दूसरी तरफ निप्रो नदी के दोनों किनारों पर कब्जे को ही कीव फतह का रास्ता माना जाता है। निप्रो नदी यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटती है। निप्रो बेलारूस से ब्लैक सी तक जाती है। नदी पर कब्जे से यूक्रेन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर निप्रो के दोनों छोर पर कब्जा होता है, तो इससे कीव फतह का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि निप्रो कीव के पूर्वी हिस्से से गुजरती है और इसके बाद बेलारूस फ्रंट से पूरे कीव पर कब्जा किया जा सकता है। फिलहाल कीव को अधिक से अधिक तबाह करने की रणनीति। एयर डिफेंस खाली है
और रूस एक आसान शिकार की तरह यूक्रेन को हर दिन छलनी छलनी कर रहा है। टारगेट पर सिर्फ यूक्रेनी सेना नहीं बल्कि हर वो जगह है जहां नाटो के ठिकाने, जहां हथियार बन रहे हैं, जहां यूक्रेन के जासूस हैं, जहां यूक्रेन के सरकारी दफ्तर हैं। रूस ने लगातार हमलों के बाद कई बड़े दावे किए। और पुतिन ने कीव पर हमला करके नाटो से भी प्रतिशोध लिया है। कीव अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सेंटर पर हमला किया है। कीव के एक आलीशान होटल में CIA ने अपना सेंटर बना रखा था। कीव में नाटो के कई ठिकानों पर प्रहार हुआ है। रूस के हमले में नाटो के कई ठिकाने नष्ट हो गए हैं। कीव में ताबड़तोड़ प्रहार से बिजली गुल है और हथियार कारखाने को बिजली नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हथियार प्रोडक्शन भी बंद है। पावर स्टेशन क्षतिग्रस्त होने की वजह से फैक्ट्री को बिजली नहीं मिल रही है। सैन्य बेस पर भी अंधेरा छाया हुआ है। कारखानों में जो ड्रोन आधे ही बने थे उनका बड़ा भंडार जमा है। रूस की सेना ने दावा किया है कि अब तक यूक्रेन में मौजूद 30 पैट्रियट एयर डिफेंस नष्ट किए जा चुके हैं। कीव पर हमले के बाद रूस की सेना ने यह बड़ा दावा किया है, यानी अब कीव का सुरक्षा कवच नष्ट हो चुका है। पैट्रियट नष्ट होने के साथ ही अमेरिका के अरबों रुपए भस्म हो चुके हैं। यूक्रेन की चुनौती बढ़ती जा रही है। यूक्रेन को किसी तरह अपने इलाकों को कब्जे से बचाना है, लेकिन यूक्रेन ना तो अपना बचाव कर पा रहा है और ना ही रूसी सैनिकों को रोक पाने में कामयाब हो रहा है। यूक्रेन के पास विकल्प सिर्फ अटैक एमएस और ड्रोन से रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का है। लेकिन रूस के लिए ज्यादा अहम अपने इलाकों को बचाना है। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। एयर डिफेंस की टीम अब फ्रंट लाइन पर है। पेट्रियट चलाने वाले अब होवित्जर चला रहे हैं। विमान गिराने वाली टीम टैंक चलाने को मजबूर है। यूक्रेन के कई ऐसे सैनिक हैं जिन्हें नाटो देशों में ट्रेनिंग मिली थी। अमेरिका और इटली जैसे देशों के एयर डिफेंस को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। लेकिन एक तो एयर डिफेंस खाली है और सैनिकों की कमी है, इसलिए यूक्रेन ने ऐसे ट्रेन्ड सैनिकों को भी फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के मुताबिक यूक्रेन के सभी मोर्चे पर हालात बहुत खराब है। रूस के पास हथियार और सैनिक की कमी नहीं है। यूक्रेन ने नाटो देशों को आपात संदेश भेजा है। कुर्स्क में भी यूक्रेन अब लगातार नुकसान उठा रहा है। डोनेस्क में भी यूक्रेनी सेना रूसी फौज के आगे बेहद कमजोर साबित हो रही है। यूक्रेन की सबसे बड़ी मुश्किल है कि रूसी हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस नहीं है और हमला करने के लिए घातक हथियारों की कमी है। जिन मोर्चों पर इस वक्त रूसी फौज पर भारी हमला होना चाहिए, वहां सैनिकों की कमी की वजह से बेहद कमजोर प्रहार हो रहा है। रूस की सेना जैपोरिजिया और खेरसोन में भी लगातार हमले कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस पिछले 24 घंटे से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के 10 शहरों में हमले करके उसने जबरदस्त पलटवार किया है। 31 दिसंबर से पहले कीव का सरेंडर करने का प्लान है, लेकिन यूक्रेन और नाटो ने मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके तहत एक नए पैटर्न पर रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब यूक्रेन सीधे भी हमले कर रहा है और उसके एजेंट रूस में घुसकर तबाही मचा रहे हैं।
हमले भी ऐसी जगहों पर किए जा रहे हैं जिससे रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंच सके। इन प्रॉक्सी हमलों को रोकने में रूस नाकाम है, जबकि यूक्रेन लगातार अपने एजेंट्स रूस में भेजने की प्लानिंग कर चुका है, जिसमें रूस एक बड़े संकट में घिरने वाला है। अभी रोस्तोव में हुए हमलों से लगी आग बुझी नहीं है कि यूक्रेन ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। अभी भी कजान और कुर्स्क में तबाही के निशान मौजूद हैं कि यूक्रेन ने मॉस्को से बेलगोरोद तक ड्रोन अटैक कर डाले। रूस इन हमलों का बदला ले रहा है। यूक्रेन में तबाही मची हुई है। इस बीच यूक्रेन ने एक अलग पैटर्न पर हमले शुरू कर दिए हैं, यानी यूक्रेन अब रूस में डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ स्टॉर्म शैडो मिसाइल से कोहराम मचाया हुआ है, हल्के ड्रोन भी रूस के एनर्जी सेक्टर को खाक में मिला रहे हैं, जबकि रूस में प्रॉक्सी हमले भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन के एजेंट अलग अलग इलाकों में एक्टिव होकर अटैक कर रहे हैं। इस तरह के हमलों से क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे इन्हें रोका जाए, क्योंकि ऐसे हमलों को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो रहे हैं। यह वीडियो सेंट पीटर्सबर्ग से आया है, जिसमें एक महिला एक एटीएम में आग लगाती दिख रही है। पहले वो एटीएम की फोटो खींचती है, फिर माचिस से उसे फूंक डालती है, जिसमें एक तेज धमाका होता है। अब महिला बची या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन रूस इसे यूक्रेनी एजेंट का हमला करार दे रहा है। ये ओरियोल ऑयल डिपो पर हमले का वीडियो है, जिसमें रात के अंधेरे में डिपो पर ड्रोन अटैक किया गया। ये ठीक हमले के वक्त का वीडियो है, जिसे किसी स्थानीय निवासी ने रिकॉर्ड किया। हमले के वक्त एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए थे, लेकिन वो ड्रोन अटैक को रोक नहीं पाए। इस तरह का हमला 5 दिन पहले भी हुआ था, जब ओरियोल में भारी तबाही हुई है। इस वीडियो में देखिए कैसे एक शख्स पुलिस वैन को जला रहा है। पहले वो पेट्रोल डालता है, फिर आग लगा देता है। इसी तरह उसने कई गाड़ियों में आग लगाई। हालांकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस का कहना है ऐसे हमलों के पीछे यूक्रेन है, जो अपने एजेंट भेजकर रूस में अशांति फैलाना चाहता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के एजेंट उन तमाम जगहों पर हमले कर रहे हैं जहां भीड़ रहती है। इस वीडियो में एक शख्स ने बैंक में आग लगा दी। इस दौरान तेज आवाजें आती रही। हमले के लिए फायर क्रैकर का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा एक थाना भी फूंक डाला और कई गाड़ियों में आग लगा दी। अधिकतर हमले मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग और कुर्स्क में किए गए। रूसी धरती पर बारूदी जिलजिला आया हुआ है। एक साथ 10 से ज्यादा शहरों में हमले किए गए, जिससे रूस तमतमा गया है और उसने पलटवार के लिए ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया है। हो सकता है रूस यूक्रेन में विध्वंस के अलावा नाटो देशों में भी प्रॉक्सी हमले कराए। इसके लिए रूस के एजेंट एक्टिव होकर बदला ले सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी हमले कर चुके हैं। कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी सेना का अंत निकट आ गया है। उत्तर कोरिया के सैनिक विध्वंसक हो गए हैं। किम जोंग ने कुर्स्क में तोप, मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर भेज दिया है। उत्तर कोरिया के सैनिक अब कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स को इन्हीं हथियारों से
खत्म करने का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ कुर्स्क युद्ध का स्वरूप पूरी दुनिया से पूरी तरह से बदल जाएगा और सवाल यह कि क्या रूसी और उत्तर कोरिया के सैनिक दिसंबर के अंत तक कुर्स्क को यूक्रेनी फोर्स से मुक्त करवा पाएंगे। ये कुर्स्क की लड़ाई है जो सर्दी में बहुत विध्वंसक हो गई है। कुर्स्क में फंसी यूक्रेनी सेना का बचना अब असंभव लग रहा है। यूक्रेनी फोर्स के लिए उत्तर कोरिया के सैनिक काल बन गए हैं। कुर्स्क की धरती यूक्रेनी सेना के लिए कब्रिस्तान बनने जा रही है। रूस के लिए किम की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा और विध्वंसक संग्राम छेड़ दिया है। उत्तर कोरिया ने पहले सेना भेजी और अब आर्टिलरी और मिसाइल लॉन्चर भेज दिया है। यूक्रेनी सेना को खत्म करने के लिए उत्तर कोरिया ने 10 कोक्सन तोप कुर्स्क पहुंचा दी है। इतना ही नहीं, पोगोक-सॉन्ग 2 मिसाइल फायर करने वाले 4 लॉन्चर भी पहुंच गए। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर कोरिया के सैनिक सिर्फ तोप से ही नहीं बल्कि घातक मिसाइल से भी हमला करने वाले हैं। पोगोक-सॉन्ग 2 मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। इस मिसाइल से हमले के साथ ही कुर्स्क का युद्ध बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। यूक्रेनी फोर्स के खिलाफ एक तरफ उत्तर कोरिया के सैनिक हमले कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूसी सेना वज्रपात कर रही है। उत्तर कोरिया और रूस की सेना जिस तरह से संयुक्त हमले कर रही है उससे लग रहा है कि यूक्रेनी फोर्स का बचना असंभव है। रूसी सेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रेड MLRS से जबरदस्त हमले किए। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने होवित्जर से धावा बोलकर यूक्रेन के टैंक और सैन्य वाहन को खत्म कर दिया। कुर्स्क में रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने यूक्रेन की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। रूस के हमले में यूक्रेन का कमांड पोस्ट भी तहस नहस हो गया। कुर्स्क में रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया है। कुर्स्क में रूस के Su-34 फाइटर जेट जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। चौबीस घंटे के अंदर रूसी और उत्तर कोरियाई सेना के हमले में यूक्रेनी फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पुतिन और किम सेना के संयुक्त हमले से कुर्स्क में 24 घंटे के अंदर 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। हमले में यूक्रेन के 3 टैंक और 6 सैन्य वाहन भी जल गए। कुर्स्क में सूरत हाल यह है कि यूक्रेनी फोर्स के पास अब सरेंडर करने के विकल्प भी नहीं बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक ऑन द स्पॉट यूक्रेनी सैनिकों का संहार कर रहे हैं। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब पुतिन ने अपनी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैनिकों को भी आदेश दे दिया है कि कुर्स्क को दिसंबर के अंत तक यूक्रेनी फोर्स से पूरी तरह से मुक्त किया जाए। इसी के बाद कुर्स्क में रूस और उत्तर कोरियाई सेना का संयुक्त ऑपरेशन शुरू हो गया। कुर्स्क की जंग में उत्तर कोरिया के सैनिक अब घातक मिसाइलों से हमला करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुर्स्क की जंग अब बहुत भयावह रूप लेने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और अब बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में अंतरिम सरकार बनने के बाद अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। अब सीरिया एक नए संकट में घिर गया है। सीरिया में फिर से गृह युद्ध के आसार बन रहे, क्योंकि असद सरकार के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोही गुट एकजुट नहीं हो पा रहे, बल्कि वो अलग अलग इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ तुर्की और इजरायल ने भी सीरिया में कब्जे के लिए सेना लगा दी है। आखिर सीरिया कैसे फिर से गृह युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है, इस रिपोर्ट में देखिए। असद के सीरिया छोड़कर जाने के बाद हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस की अंतरिम सरकार बन गई है। गृह युद्ध खत्म होने का दावा किया जा रहा है। विद्रोही गुट जश्न मना रहे हैं। अंतरिम सरकार ने असद से जुड़ी सारी संपत्ति और प्रशासनिक अधिकार अपने कब्जे में ले लिए हैं। इस बीच सीरिया में कई मोर्चों पर अभी भी हालात खौफनाक बने हुए हैं। दक्षिणी सीरिया में इजराइल गोलन हाइट्स का विस्तार करने के लिए सेना तैनात कर चुका है, जबकि उत्तरी सीरिया बॉर्डर के इलाकों पर कब्जा करने के लिए तुर्की ने सेना लगा दी है, जो पीकेके के ठिकानों पर हमले कर रही है। इस बीच एक नया फ्रंट और खुल गया है। फ्रंट लाइन पर एचटीएस और एसडीएफ आमने सामने आ गए हैं, यानी हयात तहरीर अल शाम और सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स आपस में टकरा रहे हैं, जिससे एक बार फिर से सीरिया गृह युद्ध में घिरता नजर आ रहा है, जिसमें एचटीएस और एसडीएफ में वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। और ये जंग एक कुर्द नियंत्रण वाले इलाके को लेकर है, जहां उत्तर और पूर्व में सीरिया के करीब 1/3 हिस्से पर अपना कंट्रोल रखता है और कई सालों से कुर्दिस्तान बनाने की मांग कर रहा है। एसडीएफ कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके की एक विंग है, जिसको लेकर सीरिया में भारी तनाव है। पीकेके कहीं कब्जा न कर ले, इसीलिए तुर्की ने एचटीएस के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे पीकेके और एचटीएस में जंग शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। जबकि असद के खिलाफ दोनों अलग अलग फ्रंट पर लड़ रहे थे। अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका किसकी तरफ झुकेगा, क्योंकि एचटीएस और एसडीएफ दोनों को ही अमेरिका समेत नाटो का समर्थन प्राप्त है। जबकि तुर्की और अमेरिका के संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन तुर्की के रूस के साथ मिल जाने से सीरिया में परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि रूस भी एचटीएस से अपने सैन्य बेस वहां रखने के लिए तालमेल बिठा रहा है। ऐसे में सीरिया में अमेरिका विरोधी मोर्चा तैयार हो रहा है। हालांकि अभी एचटीएस ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कोबानी इलाके में एसडीएफ के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई बता रही है कि वो गोलान हाइट्स में भी इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है। ऐसा हुआ तो सीरिया को फिर से गृह युद्ध की आग में घिरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एचटीएस के सामने भी वही परिस्थितियां बनती जा रही हैं जो असद के सामने थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।